नमस्कार। प्रोग्रेस पोस्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं देव कुमार। पिछले एक पोस्ट में मेरे ख्याल में इससे 2 पोस्ट पहले एक एपिसोड किया था मैंने, जिसमें मैंने ये बताया था कि बंगाल में ये जो बुआ भतीजा की जोड़ी, तो इस जोड़ी के अंदर जो भतीजा है, इसकी बड़बोली, इसकी जो बदतमीज़ी, नीच किस्म की जो इसकी हरकतें, इसकी व्यवहार, ये सब करता था उस समय जब इसकी बुआ ये बंगाल की सत्ता पे राज कर रही थी। क्योंकि मैं जिस घटना की उल्लेख कर रहा था वो इसकी इलेक्शन रैली के दौरान जो इसने जिस प्रकार की भाषण वो दे रहा था बिल्कुल मतलब गुंडों की तरह धमकाना, जान से मारने की धमकी देना, इस तरह की बातें। तो उस समय एक सवाल किया था मैंने कि ये किसके दम पर कर रहे हैं, और एक इंडिकेशन भी दिया था कि ये किसी बाहरी ताकत के दम पर कर रहा है। अब बाहरी ताकत है कौन? एक तो सीधा सीधा दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार बांग्लादेश में जो जिहादी जितने भी जानवर बैठे हैं वहाँ पे, तो इनकी संरक्षण मतलब इनकी जो एक सपोर्ट इनको मिलता था या आज भी मिल रहा होगा, तो इसके दम पर ये तो आवाज़ करते ही थे। पर जिहादी अपने आप पे क्या है? ये तो बिल्कुल ही मूर्ख है और ये मतलब जाहिल जानवर है। इनकी तो अकल में कुछ है भी नहीं। पर हाँ, इनको और एक बाहरी ताकत का सपोर्ट मिलता रहता है, बहुत सालों से मिलते रहते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि भारत की जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो हुई थी 1857 में, जिसे ये अंग्रेज़ लोग सिपाहियों का विद्रोह के नाम से मतलब इन्होंने इसको इतिहास में दर्ज किया था। तो दरअसल वो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो उस समय से लेके अंग्रेज़ इनकी बहुत मतलब सहायता करते आए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों को हिंदुओं की एकता से डर है, ना कि मुसलमानों की। मुसलमानों को संभालना इनको आता है अंग्रेज़ों को, और वो मुसलमानों को लेके वो अपना गेम खेल भी सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। संभालना मुश्किल होता है हिंदुओं को। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी हिंदू समाज अंग्रेज़ों के वश में नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदुओं में एक अच्छा खासा संख्या है जो आज की तारीख में भी अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए हैं, और इसका उदाहरण हमें मिल रहा है इस घटना से जिसकी उल्लेख मैंने किया है अभी अभी। ममता बनर्जी और इसकी भतीजा बेटा जो भी है अभिषेक बनर्जी की हरकतों से। तो किसकी संरक्षणा मिल रहा था इनको, किसकी सपोर्ट मिल रही थी इनको? जिहादियों का। और जिहादियों को कौन पाल रहा है? अंग्रेज। तो आज की तारीख में जब वहाँ अंग्रेज कहते हैं तो वो ब्रिटेन वाली अंग्रेज नहीं है। ब्रिटेन वाली अंग्रेज तो अभी तो एक तरीके से फोकड़ा हो गया, वो तो ख़त्म ही हो गया। तो मेन जो अंग्रेज़ों का गढ़ अभी जो बना हुआ है वो है अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो वैसे तो नस्ल के तौर पे देखा जाए तो वो अंग्रेज़ नहीं है, पर क्योंकि वो एक ही गिरोह में आता है, उसी समाज में है यूएस की, यूरोपियन और अमेरिकन मिक्स होके जो एक समाज बना है उनका। तो वो वैसे है तो क्यूबन मूल का, और क्यूबन मूल मतलब स्पेनिश मूल का हुआ हो, पर वहाँ वो सब चलता है। चलिए, सब
यूरोपियन इकट्ठे हो गए, है तो गोरे ही, बस ठीक है फिर। तो अंग्रेज़ी माना जाए उनको, अंग्रेज़ नाम उसका वैसे तो स्पेनिश नाम है, पर क्योंकि यूएस का नेशनल है और यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि विदेश मंत्री है, तो उसी अंग्रेज़ गिरोह का ही मान लो उनको। अब ये हाल फिलहाल में हिंदुस्तान में आए हुए थे, और हिंदुस्तान में आते ही पहले कहाँ, पहले सीधा पहुंच गया कोलकाता। कोलकाता जाके सबसे पहले कहाँ, सीधा मदर टेरेसा की जो आश्रम है वहाँ पहुँच गया। तो कनेक्शन तो दिख ही रहा है, ऑब्वियस है, ऊपर से सब कुछ समझ में आ रहा है। मदर टेरेसा की जो संस्था है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इसकी पूरी की पूरी फंडिंग अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA करता है, और CIA से जुड़ा हुआ जो वहाँ की जो डीप स्टेट है, जो यहाँ हिंदुस्तान में सारे उल्टे काम करने वालों को फंडिंग करता है, तो वही है उनका पूरा काम। यहाँ धर्मांतरण करने वाले जितने भी ईसाई पादरियों की गिरोह है, इनको वो फंडिंग करता है। तो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी भी वही पादरियों का ही गिरोह हुआ, वही फंडिंग करते हैं ये लोग। तो इनका जो हिसाब किताब था ये अमेरिकी इंटेलिजेंस का बंगाल को लेके, वो काफ़ी गहरा है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि बंगाल जो है वो पूर्वोत्तर भारत का गेटवे है, और पूर्वोत्तर भारत जो है वो स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका है। पूर्वोत्तर भारत के साथ एक तरफ आपका साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का सीधा संबंध है। जैसे म्यांमार के साथ करीब 1600-1700 किलोमीटर लंबा सीमा है पूर्वोत्तर भारत के साथ। बहुत इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया का एक बहुत पुरानी सांस्कृतिक संबंध है, और आज की तारीख में वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप ले रहा है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप का रूप ले रहा है। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की जो एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसे वो लोग आसियान के नाम से बोलते हैं, तो आसियान के साथ भारत का एक बहुत लंबा रिश्ता है, बहुत डीप रूटेड रिश्ता है, इकोनॉमिक रिश्ता है और सांस्कृतिक है, और कहीं कहीं तो डिफेंस में भी कोऑपरेशन है। तो भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है इस पूरे क्षेत्र में, पूर्वी एशिया में, इसके लिए पूर्वोत्तर भारत बहुत महत्वपूर्ण एक इलाका है। इस इलाके को अगर किसी न किसी तरीके से भारत से अलग कर दिया जाए तो भारत का जो पूरा प्रभाव है ना पूर्वी एशिया की तरफ, एशिया का अधिकतर हिस्सा तो पूर्वी एशिया ही है, तो इस तरफ अगर भारत का संबंध अगर इन देशों से कट जाए तो ये भारत की जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो एक तरीके से कम हो जाएगा, और यही अमेरिका का उपलक्ष्य है। लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में, जैसे भी आप देख लो, अमेरिका चाहता नहीं कि भारत का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़े, विशेष रूप से एशिया के अंदर। पहले तो भारत एशियाई देश है और एशिया के अंदर ही बढ़ेगा भारत का प्रभाव सबसे पहले, इसके बाद ही कहीं और जाके बढ़ेगा। तो अगर इस तरीके से जो भारत प्रगति कर रहा है और अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, इसको रोकने का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। दूसरी चीज़ है, अमेरिका को भी एक पूर्वोत्तर भारत में अपना एक दबदबा जमानी है, क्योंकि एक वहाँ पे एक क्रिश्चियंस की एक बहुत बड़ा समाज वहाँ भारत म्यांमार बॉर्डर के इलाके में क्रिश्चियंस की एक बहुत बड़ा जमावड़ा है।
एक तो ये जो कुकीज़ जो है, जो पिछले एपिसोड में हमने बात किए थे, तो कुकीज़ की एक जमावड़ा है, और ये कुकीज़ को केंद्र में रख के एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने का बहुत पुरानी योजना है ये अंग्रेज़ों का। और बल्कि इनकी मैप अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। बल्कि कुकीज़ के लिए इन्होंने ऐसा एक मैप बनाया जो पूर्व उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा को लेके और म्यांमार का एक बहुत बड़ा हिस्सा को लेके एक कुकीज़ के लिए एक इलाका इन्होंने तय किया था बनाएगा करके, पर किसी वजह से वो काम हो नहीं पाया। मतलब उन्होंने उस काम को सफलतापूर्वक धरातल पर उतर नहीं पाए, उससे पहले उनको जाना पड़ा हिंदुस्तान छोड़ के। तो ये जो मार्को रूबियो आया हुआ था कोलकाता में, तो ये मिलके गया ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से, और इसके बाद ही ये दोनों जो अब तक चुनाव में हारने के बाद जो एकदम से मौन सा बन गया था, अब इनकी आवाज़ें आना शुरू हो गया है। इन्होंने अपनी ट्वीट करना शुरू किया, वो बड़बोली वाली बातें शुरू कर दी है उन्होंने, है ना। तो ये अचानक से इनको एक, ये कह सकते हो कि एक टॉनिक पिला दी गई है, हेल्थ टॉनिक। एकदम से तंदुरुस्ती आ गया, जैसा वो पहला होता था ना, हमदर्द का चिनकारा, ये बेचारा काम का बोझ का मारा, इनको पिलाओ हमदर्द का चिनकारा। तो इनको वो मार्को रूबियो ने लगता है कोई चिनकारा पिला के चला गया, और ये अभी ये बड़े बड़े बोलने लग गए। तो संकेत तो साफ है, मिले हुए हैं। और अगर मोदी जी जैसे इतने अच्छे इंसान केंद्र में ना होते, इनकी तरह अगर कोई होता, इनकी तरह जो है ना विंडिक्टिव इंसान अगर केंद्र में बैठा रहता प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, तो अब तक तो ये तो अंदर ही हो जाते, अंदर क्या ख़त्म ही हो जाता। क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है सामने, इनका संबंध है बाहरी ताकतों के साथ। गद्दार है ये, मतलब दूसरे शब्दों में कहो तो गद्दार है, मक्कार है, बेईमान है। तो ये एक बहुत बड़ा साजिश है। अब रूबियो को क्यों भेजा गया एकदम से यहाँ पे, तो ये शायद इसलिए भेजा गया होगा कि भाई जाओ, इनकी मोरल डाउन है, इनको कोई इंस्ट्रक्शन दिया होगा वहाँ से डीप स्टेट वालों ने। वैसे वाइट हाउस को, डोनाल्ड ट्रंप को और सबको, ये तो डीप स्टेट ही चला रहे है ना, एक तरीके से डीप स्टेट ही चला रहे हैं इनको। डीप स्टेट जैसे बोलते हैं वह उनको वैसे ही करना पड़ता है। तो डीप स्टेट का आदेश है, निर्देश है, जाओ जाके उनका गिरता हुआ मोरल को अप करके आओ। तो ये आए आप करने के लिए और कर भी दिए। अब ये बोलने लग गए, ठीक है बोलने लग गए, इससे किसी को कोई घबराने वाली बात तो है नहीं इसमें। ये करेंगे भी क्या, इनकी तो इनकी लिमिटेशंस तो सामने निकल के आ तो गया है, सब दिख ही रहा है। और ये कभी अभी आ नहीं सकती, ये ममता बनर्जी इस ज़िंदगी में तो इसकी बस की नहीं है कुछ कम बैक करने। और रही इसकी भतीजे की बात, ये तो वैसे भी ख़त्म हो गया, इसकी बस की तो बात कुछ है भी नहीं। ये वैसे भी किसी काम का है नहीं, निकम्मा है, नालायक है ये। तो बंगाल को तो हिंदू समाज ने बचा लिया है। और अभी बात है कि भारत इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देख रहा है। तो जितना इंडिकेशंस आ रहा है ऊपर से, वो साफ दिख रहा है कि भारत, हमारे केंद्रीय सरकार बहुत ही कड़ा रुख अपनाया हुआ है। मतलब खुल के कुछ ऊपर से ऐसे दिखा नहीं रहे, लेकिन मतलब समझ में आ रहा है। मार्को रूबियो को प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसा कोई भी कुछ नहीं दिया गया, ऐसा सम्मान जो उसको आम तौर पर मिल सकता था। बहुत ही औपचारिक एक छोटा मोटा एक ऐसा प्रोटोकॉल उनको दिया गया है। और जितनी भी बातें की है हमारे विदेश मंत्री जी ने इनके साथ, एकदम सीधी तौर पे सीधा हिसाब, सीधा मैसेज दे दिया गया कि ये भारत की व्यूज़ है और भारत इस जगह पर खड़ा है। अगर काम करना चाहते हो हमारे साथ तो ये सब मान के चलना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा कुछ।
तो ये समझा दिया गया उनको, वो भी जो समझना था वो भी समझ के चला गया। रही वैसे तो उनको तो जो करना है वो करेंगे ही, उल्टे काम करने वाले लोग हैं वही कर। और एक और बात है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारत में एक राज्य के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री को फ़ोन करके बधाई संदेश दे रहे थे। हाँ, तो ये बात बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि अंग्रेज साइकोलॉजी, अंग्रेज़ों का जो मानसिकता है वो कैसे काम करता है। तो अंग्रेज़ जब मान लो किसी एक मुकाबले में उनको 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, तो वो सामने वाले की जो हिम्मत है, सामने वाले की जो क्षमता है, उससे जब वो वाकिफ़ हो जाता है कि हाँ ये मजबूत दावेदार, मजबूत प्रतिद्वंदी है, तो वो अंग्रेज़ों का ये एक अच्छी क्वालिटी है, तो वो उस बात को सराहना करता है, ना कि पीछे हट के चिल्लाने लगेगा, गालियाँ देने लगेगा। ऐसे नहीं करते अंग्रेज़, गाली गलौज नहीं करते। वो पीछे हटेगा, सलाम करेगा कि भाई हाँ ठीक है, तेरे में दम तो है, लेकिन लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ, अभी लड़ाई चालू है, जंग चालू है। ये है उनका तरीका। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी जी को फ़ोन करके बधाई संदेश दिया है बंगाल जीतने के लिए, बंगाल का चुनाव जीतने के लिए, उसके पीछे की दृष्टिभूमि ये है कि ठीक है तुमने बंगाल तो जीत लिया है, लेकिन लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी आने वाले हैं, देखते हैं। ये था संदेश, बस इतनी सी बात है। ये अंग्रेज़ साइकोलॉजी समझने वाली बात है। बहुत हमारे कमेंटेटर्स को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये राज्य में भाजपा जीता है किसी एक राज्य में, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक बंदा जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकत माने जाने वाले यूएस की राष्ट्रपति है, वो क्यों इस बात पे एकदम मोदी जी को कॉल करके बधाई संदेश दे दिया। और कोई बात नहीं है, वो बता रहा है, सिग्नलिंग कर रहा है कि ठीक है बेटा, आपने ये बाजी मार ली, आगे खेल अभी, पिक्चर अभी बाकी है ना। तो यही है, तो पिक्चर बाकी है। आ गया मार्को रूबियो मिलने के लिए इधर। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मार्को रूबियो आया तो क्यों आने दिया गया उसको, क्यों नहीं रोका गया उसको। तो भाई खेल तो यही है, मोदी जी भी है यहाँ पे बैठे हुए, और हमारे भी बड़े बड़े जितने भी पॉलिसी मेकर्स है, एडवाइज़र्स है मोदी जी के, वो कम है क्या। वहाँ अंग्रेज़ बैठा है तो यहाँ ये भी बैठे हैं, चाणक्य के वंशज है ना। हम भी तो चाणक्य जी के, हमारे रगों में भी तो चाणक्य जी के खून बह रहा है ना। हम थोड़ी ना कम है। ये भी बोला आ जा बेटा, जा मिल के आ जाके। वहाँ गए। इनिशियली तो इनका प्लान, ये आने का प्लान इसका पहले से ही था रूबियो का, कि ममता बनर्जी से आके मिलेंगे, इसके बाद आगे की कार्यक्रम करेंगे जिहादियों से मिलके। जिहादी तो इनके हाथ के टट्टू है ना, जिहादियों को लेके ही तो खेलता है ये गेम, और तो किसी को लेके खेल नहीं सकते। जिहादी सबसे कन्वीनियंट है, आसानी से ख़रीद सकते हो, जैसे बोलोगे वही करेगा, है ना। सीवर में डाल दो, सीवर में मुंह डाल दो उसका, गंदी नाली में मुंह डाल दो जिहादी का, वही पानी पिएगा। उठा के एक लात मारो पीछे से, वो लात खा लेगा। ऐसे ही होते हैं जिहादी। जो बाप है उसका बाप है, चीन उसका बाप है, चीन के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, कभी नहीं कुछ बोलेगा। अमेरिका उसका बाप है, कुछ नहीं बोलेगा, वहाँ पैसे वहाँ से मिलते हैं। तो ऐसे ही होते हैं ये जंगली जानवर, नापाक है ये सारे। तो जिहादियों को लेके खेलते हैं ये। तो हमारे भी जो नेतृत्व है, हमारे जो लीडर्स हैं, इन्होंने भी बोला जा बेटा, जा मिल के आ जाके, फिर आना दिल्ली में, देखता हूँ तुझे क्या क्या कहता है तू। तो वैसे ही चल रहा है खेल। तो ऐसा ही होता है उस लेवल का खेल।
तो उस लेवल पे जो लोग खिलाड़ी है वो ऐसे ही खेलते हैं खेल को, तो ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है जी। इनको हिम्मत कहाँ से मिल रहा था उस तरह की बातें करने की, ऐसी होम मिनिस्टर को धमकाने की, है ना, हमारे गृह मंत्री को आ जाना 4 तारीख को, देख लूँगा क्या कितना हिम्मत है तुम्हारे में, वो सब बातें कर रहा था ना। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद एकदम से मौन हो गया, घर से भी नहीं निकल रहा था, घर का पर्दा हटा के देख रहा था नीचे, लोग गालियाँ दे रहे हैं। तो अभी रूबियो इनसे मिल के गया तो थोड़ा सा इनके ट्वीट आने शुरू हो गए। तो खेल यही होता है। तो क्या देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे ज़्यादा कुछ तो अभी कर नहीं पाएंगे। बंगाल में जो परिवर्तन हुआ है वो दूसरे राज्यों से अलग होता है। बंगाल में क्या होता है, बंगाल में जनता भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको पता है बंगाल की जो पुलिस व्यवस्था है उसको पूरा तहस नहस कर दिया पिछले 50 सालों में। पहले ये वामपंथियों ने और इसके बाद ये जिहादी माफिया वालों ने। तो टोटल 50 साल में इन्होंने बंगाल की जो पुलिस व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, बंगाल में एक समाज तैयार हुआ जो मतलब अपने लेवल पे कई काम कर लेता है ना। तो जैसे बंगाल की क्लब्स को लेके बहुत लोगों की बहुत सारी टिप्पणियाँ होती है, जायज़ टिप्पणियाँ हैं। वो क्लब्स जो है वो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स के अड्डे बनते जा रहे थे। लेकिन वो क्लब के पीछे भी एक सपोर्ट सिस्टम है। मान लो एक पर्टिकुलर मोहल्ला XYZ, तो ये X मोहल्ले में एक क्लब है, Y मोहल्ले में एक क्लब है, Z मोहल्ले में एक क्लब है। तो X मोहल्ले का जो क्लब है उसके पीछे वो X मोहल्ला वाला खड़ा है, Y मोहल्ले का जो क्लब है उसके पीछे Y मोहल्ले वाला खड़ा है। ठीक है जी, उस तरह होता है वहाँ का क्लब कल्चर। और वो क्लब जो है वो एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उस मोहल्ले के लगभग सारे नौजवान इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर लड़के, बहुत कम लड़कियां उसमें इन्वॉल्व होती है। ये अलग बात है कि ज़्यादातर क्लबों में ये TMC का जो गंदी जो एक प्रभाव है ना वो पड़ गया था। अदरवाइज़ क्लब कल्चर बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा आगे। बल्कि अभी भाजपा के राज में आप देखना ये क्लब्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, मुझे जितना लग रहा है, RSS घुस जाएंगे। हाँ, क्लब्स के अंदर शाखाएं लगेंगे। आगे चल के देखना ये भी होने वाला है। तो बदल जाएगा बंगाल का पूरा समाज का जो समीकरण जो है वो बदल जाएगा, क्लब कल्चर ही बदल जाएगा। इसके बाद जो लोग पहले क्लब्स की टिप्पणियाँ करते थे, सही टिप्पणियाँ करते थे, वो आगे चल के क्लब्स की प्रशंसा करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो शाखा बन जाएंगे, RSS के शाखाएँ बन जाएंगे वो। तो ऐसा होने वाला है। तो यहाँ क्या होता है, समाज के लोग जो है ना, क्योंकि पुलिस की कमी है, संख्या में कम है और पुलिस को काम नहीं करने दिया जाता था, तो एक 50 साल के दौरान एक कल्चर सा बन गया था कि पुलिस हो ना हो, मोहल्ले के लोग ही काफ़ी हद तक वहाँ का जो कानून व्यवस्था जो है वो संभाल लेते हैं। तो यहाँ अभी वैसे ही हो रहा है। अब तक TMC के गुंडों के हाथ में था, वो तो कानून व्यवस्था तो नहीं था, बस उनकी गुंडागर्दी चल रही थी। पर अब जो है भाजपा के आने के बाद यहाँ पे माहौल चेंज हो गया है। आम जनता और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। पहले इतना नहीं लेते थे, गुंडे सड़कों में सब कुछ कंट्रोल करते थे, पर अब जो है आम जनता और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ठीक है, तो जब तक बंगाल की पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए, पुलिस में और रिक्रूटमेंट ना हो जाए, है ना। बंगाल की जो आर्म्ड पुलिस है, आप सबको शायद पता नहीं होगा, जैसे यूपी में PAC है ना, तो उस तरीके से बंगाल में भी एक पहले था, उसको बोलते हैं EFR, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स। वो वहाँ की आर्म्ड पुलिस है, स्टेट आर्म्ड पुलिस है। तो उसमें पिछले 1 दशक से ज़्यादा हो गया अब
कोई रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं है। ये टीएमसी की गुंडागर्दी के चलते उसको पूरी तरह से एकदम पूरा डोरमेंट बना के छोड़ दिया गया। तो आप बंगाल सरकार होपफुली इसे भी रिवाइव करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय बल जो है वो तो धीरे धीरे अगले 2-3 महीनों में वापस जाना शुरू हो जाएंगे। तब बंगाल की अपनी फोर्स होनी चाहिए पूरे कानून व्यवस्था को हाथ में लेने के लिए, मतलब संभालने के लिए। तो बंगाल में जो है जनता अपने आप ही काम कर लेता है। तो यहाँ जो है, यहाँ जिहादियों का जो बोलबाला है अभी नहीं चलेगी। अब हिंदू जनता जो है बंगाल की, वो पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया पूरा सब काम। अब वो पीछे नहीं हटने वाले जब तक पूरी तरीके से पुलिस बल खड़ा ना हो जाए। बंगाल में पुलिस डिपार्टमेंट को अभी तैयार करने में समय लगेगा, कम से कम 5 साल लग जाएगा। तो ये 5 सालों में जो आम जनता है बंगाल की, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, ये आम जनता अभी ये जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इनको खड़े नहीं होने देंगे। इनकी सारी खबर मतलब सरकार को दे दी जाएगी, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा कानून हाथ में लेके इनको वहीं पे पेल दिया जाएगा। तो और दूसरी बात है, बंगाल में वो जात पात वाला हिसाब नहीं है। हिंदू मतलब हिंदू, ठीक है, वो अंदरूनी लेवल पर हो सकते हैं, कोई पंडित है, कोई कायस्थ है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, दलित है, जो भी है। वैसे दलित शब्द आपको बंगाल में सुनने को मिलेगा भी नहीं, दलित शब्द वहाँ होता नहीं है बंगाल में। ठीक है, अपने कागजात में मतलब डॉक्यूमेंट्स में लिखते टाइम लिख देते होंगे, लेकिन इसको लेके बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं करती है, जात पात की बातें नहीं होती है वहाँ। हिंदू मतलब हिंदू। तो हिंदू समाज जो है एकत्रित है अभी बंगाल में। वही समाज में अभी घुसपैठ करना आसान नहीं होगा, और यहाँ अंदर ही अंदर नीचे से है ना दीमक की तरह खोखला करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जनता जागरूक है। और ये जो कहता है ना 30% मुसलमान, 30% वर्सन नहीं है ये। इनमें तो इनकी जितने भी मुसलमान हैं बंगाल में, इसके आधा तो ये घुसपैठी है, तो इन्हें तो निकाला जाएगा। इसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा 12-15% रह जाएंगे ये सबको निकालने के बाद। वोटर लिस्ट से भी और भी नाम बहुत निकलेंगे, देखना। तो आगे चल के इंटरेस्टिंग होने जा रहा है खेल। बंगाल को लेके बहुत बड़ा खेल है, इंटरनेशनल लेवल का खेल है ये, कोई ऐसी वैसी खेल नहीं है। मार्को रूबियो आके गया तो आप समझ सकते हो। ठीक है जी, तो ठीक है दोस्तों, आज का पोस्ट को यहीं पे विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये पोस्ट सूचनात्मक लगा, और अगर ऐसा है तो कृपया पोस्ट को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार देख रहे हैं प्रोग्रेस पोस्ट, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली पोस्ट्स का सूचना आपको पहले से ही मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।